गुनाह। फोन की घंटी बजी और मैं नींद से एकदम से उठ गई। फोन देखा तो मेरी एक सहेली प्रियल का था। हम दोनों साथ में पड़े थे। मैंने कहा, हाय प्रियल, कैसी हो? प्रियल ने कहा, मैं ठीक ही हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी आवाज में कुछ परेशानी लग रही है। क्या हुआ है? प्रियल बोली, क्या बताऊं पायल, घर में बहुत विवाद चल रहा है। मैंने कहा, अरे क्या हुआ? कुछ बताओगी? 1 महीने पहले तो तुम कह रही थी सब ठीक है। प्रियल बोली, मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बात बढ़ गई है। प्रियल की आवाज रोने जैसी हो गई थी। प्रियल से बात करके पता चला कि उसके घर में पिछले 1 महीने से आपसी तनाव बढ़ गया है। प्रियल गुजरात के एक गांव की रहने वाली थी। उसके पापा महेश बाबू की हीरे की फैक्ट्री है। अलग अलग शहरों में 3-4 फ्लैट और गांव का हवेली जैसा घर है। प्रियल और मैं साथ ही में एमए कर रहे थे और एक ही हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। साथ साथ कॉलेज जाया करते थे। प्रियल बहुत अच्छी शांत स्वभाव की लड़की है। प्रियल उनके घर में सबसे बड़ी है और उनकी छोटी 2 बहनें हैं। प्रियल की एक बहन 10वीं कक्षा में और दूसरी 12वीं कक्षा में साइंस लेके पढ़ रही है। प्रियल की कुछ पारिवारिक समस्या का मुझे पता था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ जाएगा उसकी मैंने कल्पना ना की थी। बात ये थी कि प्रियल के पापा अपने माता पिता की एक ही संतान थे। प्रियल के दादाजी बहुत पहले ही गुजर चुके थे। प्रियल ने बताया था कि वो जब दूसरी कक्षा में थी तभी उनके दादाजी की मौत हो गई थी। अब घर में प्रियल की दादी का राज था। दादी हमेशा प्रियल की मां को निशाने पर रखती थी क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक 3 बेटियों को जो जन्म दिया था। दादी जी इस बात से बहुत नाराज थी। दादी के सर पर प्रियल की मां और बेटियों को घर से निकालने का भूत सवार था। प्रियल जब 3 साल की थी तब उनकी मौसी उसे साथ लेकर चली गई थी। मौसी ने ही प्रियल का पालन पोषण किया था। प्रियल तो 12वीं कक्षा के बाद अपने घर माँ बाप के पास आई थी। लेकिन दादी जी को प्रियल बिल्कुल पसंद ना थी क्योंकि वो अपनी माँ का पक्ष जो लेने लगी थी। प्रियल अपनी दादी को समझाती थी कि लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। लड़कियां वो हर काम करती है जो लड़के करते हैं। लेकिन दादी को एक डर था। किसी ज्योतिषी ने बताया था कि तेरी पोतिया तेरे पर भारी पड़ेगी। बस फिर क्या था, दादी अपने बेटे को आए दिन कुछ न कुछ शिकायत करती रहती थी। महेश बाबू शांत स्वभाव के थे। उन्हें तो अपनी फैक्ट्री के काम से ही फुर्सत ना मिलती थी। इसी तरह साल दर साल बीतते चले गए थे, लेकिन प्रियल की दादी ने प्रियल की माँ और पोतियों को सताना नहीं छोड़ा। दादी जी के कान भरने पर कभी कभी महेश बाबू अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया करते थे, मगर ये बात बेटियों तक नहीं पहुंचती थी। प्रियल जब उनकी नानी के घर गई थी तब नानी ने उन्हें ये बात बताई थी। प्रियल की माँ अपने साथ हुई बदसलूकियों की बात कभी भी बेटियों तक नहीं पहुंचने देती थी, लेकिन बेटियों को पता चल ही जाता था। माँ को दादी जी इसलिए परेशान करती है कि माँ की कोख से बेटा नहीं बेटियां जन्मी है। बेटियों को बहुत दुख होता था। वो सोचती है, बेटा ना होने में विज्ञान के अनुसार स्त्री की तो कोई भूमिका नहीं है, ये तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर रहता है। लेकिन दादी को इन बातों से कोई मतलब ना था। उन्होंने तो बेटा ना होने का पूरा दोष अपनी बहू पर डाल दिया था। महेश बाबू अपनी मां को कुछ नहीं कहते थे क्योंकि एक बार प्रियल को उन्होंने कहा था, तेरे दादाजी की चिता के सामने मैंने प्रण लिया था कि दादी का साथ मरते दम तक निभाऊंगा। लेकिन पापा, आपने मम्मी से शादी की थी तब आपने भी तो मम्मी को वचन दिए होंगे, उन वचनों का क्या? और आपके साथ हम भी तो दादी का ख्याल रखते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हारी दादी का ही साथ देना होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। कोई बात नहीं पापा, हम तो माँ का पक्ष ही लेंगे। पापा, हमें ये तो बताए कि हमने क्या गुनाह किया कि हम बेटी के रूप में जन्मे। माँ ने क्या गुनाह किया कि वो बेटे को जन्म न दे सकी? आप तो विज्ञान समझते हैं, और क्या दादी खुद भी एक औरत नहीं है? क्या उनका पलड़ा सिर्फ इसलिए भारी है कि वो एक बेटे की माँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो दादी का साथ ही देना होगा। मैंने तुम सबका हिस्सा फैक्ट्री में रखा है, तुम्हारी शादी होगी तब तुम सबको दे दूंगा, तब तक तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। आज प्रियल ने बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत सारे प्रश्न भी मन में उठे। प्रियल ने बताया कि उनके पापा दादी के साथ शहर के दूसरे घर में रहने चले गए हैं। उनको गए हुए महीना होने को आया है और पापा अपने साथ जरूरी सारे कागजात ले गए हैं। जाते जाते दादी ने माँ से कहा कि देखती हूँ तुम अपनी बेटियों की शादी कैसे करती हो। मैंने कहा, अरे बात यहाँ तक बढ़ गई है। मुझे भी अब तो चिंता होने लगी थी और प्रियल का रोने जैसा स्वर बहुत कुछ कह रहा था। प्रियल ने कहा, मैं बहुत परेशान थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। थोड़े दिनों से तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया है।
मम्मी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग परेशान ना हो, मुझे तो पता था एक ना एक दिन ये तो होगा ही। मैंने प्रियल से कहा, हाँ हाँ प्रियल, तुम कभी भी मुझसे बात कर सकती हो। और हाँ, तुम थोड़ी धीरज रखो, क्या पता इसमें कोई भलाई छिपी हो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी कैसी है उनका ख्याल रखना। मम्मी को तो सब पता था, वो तो सब स्वीकार कर चुकी है। मामा भी आए थे और कह रहे थे चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। मामा ने पापा को समझने की बहुत कोशिश की, मगर पापा कुछ समझना ही नहीं चाहते और बात सुन ही नहीं रहे। वो बस एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, अरे उन्हें साथ छोड़ने को कौन कह रहा है, मगर शादी के लायक बेटियों को यूं माँ के हवाले थोड़ी ना छोड़ा जाता है। प्रियल ने कहा, वही तो, अभी मेरी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं और अब इस उम्र में पापा मम्मी से अलग होना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी दोनों बहनें तो मुझे ही देखती रहती है। पापा ने तो ये भी तय कर लिया है कि क्या किसको देना है। मैंने तो पापा से कुछ भी लेने से मना कर दिया है। मैंने कहा, नहीं ऐसा मत करो, अगर बात इतनी बढ़ गई है तो फिर तुम तुम्हारा हिस्सा ले लो। जिंदगी बहुत लंबी है, अगर हाथ में कुछ होगा तो सुरक्षित रहोगी। प्रियल ने कहा, मैं तो सोच रही थी अपने लायक तो कमा ही लूंगी, बस बहनों को अभी पढ़ना है। प्रियल एक कंपनी में जॉब करती थी। जॉब फिक्स तो न थी, मगर सैलरी मिल रही थी, लेकिन उन पैसों से बहनों को पढ़ना और घर चलाना मुश्किल था। प्रियल ने कहा, हमने पापा मम्मी के जॉइंट अकाउंट में से पैसे निकाले और ये बात पापा को पता चल गई। पापा ने कहा, जब तक मैं हिस्सा बांट ना दूं तब तक कोई पैसा आप लोग नहीं ले सकते। और अकाउंट पापा ने फ्रिज करवा दिया। और मम्मी को बहुत धमकाया कि किसकी इजाजत से तूने पैसे निकाले। मैंने कहा, कोई रास्ता निकल ही आएगा, तू चिंता मत कर। प्रियल ने कहा, यूँ तो मामा और नाना जी ने भी कहा है, हमारे होते हुए तुम लड़कियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब वक्त का जोर है, ये समय भी गुजर जाएगा। प्रियल से बात करके मन में बहुत सवाल उठे। मैं सोचती रही, गुनाह किसका है? क्या बेटी के रूप में जन्म लेना गुनाह है, या फिर हमारी मान्यता को गुनहगार माने, या उस समाज को जो बेटियों को बोझ समझती है? लेकिन बहू तो सबको चाहे। हम सब इस सदी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन क्या सबने अपनी सोच में परिवर्तन किया है? सोचिएगा जरूर।